दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आ पहुँचे हैं ज़िला छिंदवाड़ा में। आप जानते हैं छिंदवाड़ा उन्नत कृषि के मामले में बहुत एडवांस है और यहाँ फल और फूलों की खेती होती ही है। मक्का की खेती के मामले में नंबर वन है। लेकिन छिंदवाड़ा ने एक नए किस्म की खेती में एक अपना नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वो है पोल्ट्री फार्म यानी बटेर पालन की दिशा में छिंदवाड़ा जिले में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हम तामिया के गांव में आए हैं और हम मुलाकात करेंगे यहाँ बटेर पालन करने वाले एक प्रगतिशील किसान से। ये हैं मुकेश टहरिया, तहसील तांबिया के चूनापानी गांव के एक सफल एवं प्रगतिशील किसान, जिन्होंने कड़ी मेहनत व लगन से कृषि व बटेर पालन एवं कड़कनाथ पालन में छिंदवाड़ा जिले में अपनी अलग पहचान बनाई। पूर्व में उनके खेत में पानी की अत्यधिक समस्या थी, जिसके कारण उत्पादन में कमी, लागत का बढ़ना आदि समस्याओं से लगातार जूझना पड़ता था, जिससे उनकी आय भी बहुत कम होती थी। आत्मा परियोजना के विभागीय अधिकारियों के तकनीकी एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार के माध्यम से डेयरी सिस्टम की जानकारी प्राप्त हुई तथा परियोजना संचालक आत्मा के मार्गदर्शन में हैदराबाद से 700 अंडे वाली मशीन खरीदी। हैचरी संयंत्र की स्थापना के बाद लगभग 3 बार 527 कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी के बच्चे निकाले गए, जिनमें से 153 नग लगभग बेचे जा चुके हैं, जिनकी कीमत 600 प्रति नग के हिसाब से थी, जिसमें टहरिया जी को 13,370 रुपये की आय प्राप्त हुई। बटेर पालन एवं कड़कनाथ पालन से टहरिया जी को क्या लाभ हुए और कितनी आमदनी प्राप्त हुई, आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी जुबानी और उनकी सफलता की कहानी। सबसे पहले प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, और नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुकेश डहरिया। अच्छा। ये ग्राम जूना पानी, अपने विकासखंड तामिया जी। और जिला छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं हम लोग। जी। यहीं हमारा सब कुछ सेटअप, फार्म वगैरह सब कुछ यहीं पे है। जी। जी। अब मैं जानना चाह रहा हूँ ये आपने बटेर पालन की दिशा में ये काम शुरू किया है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सर मैंने अपना 50 कड़कनाथ के चूजे जी। बच्चे चिक से स्टार्ट किया था। हम्म, और घर में पहले देसी मुर्गियाँ तो थी पहले, लेकिन कमर्शियल उसमें मैंने सोचा तो फिर इसको मैंने 50 हम लोगों ने कड़कनाथ से स्टार्ट किए थे। और इसके बाद में फिर वो उसमें हम लोग सफल हो गए, सक्सेस हो गए मतलब। फिर हमने और कड़कनाथ लेके आए। छिंदवाड़ा मतलब कृषि विभाग आत्मा परियोजना के माध्यम से बटेर की जानकारी लगी। अच्छा। ये बटेर भी कुछ होता है, इसको अपन फार्मिंग कर सकते हैं। तो फिर इसकी हमने फार्मिंग किया। तो इसका स्टार्टिंग फिर हमने यहाँ तो कहीं आसपास बटेर का कुछ था ही नहीं यहाँ पे। हाँ हाँ जी। फिर हमारे जब उस समय यहाँ पे साहब आरबी झारिया जी थे यहाँ पे, जी। डीडीए, उनके माध्यम से फिर हम लोगों ने क्या कोरबा से इसके अंडे बुलाए, अच्छा। बटेर के अंडे बटेर बुलाए, की। बटेर के अंडे बुलाया। जी। और उसको फिर हमने उसको हैच किया। हम्म, पहले हमारे पास छोटी हैचरी मशीन थी, अच्छा। उससे बच्चे निकाले हमने। फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ा के हम्म, फिर इसको बड़ा किया हमने। तो अच्छा। बटेर हमारे पास में आप आज के डेट में है नहीं 700 तो 800 आपको कब ऐसा लगा कि कड़कनाथ से बिल्कुल नरम नाथ पे आ गए बटेर पे आप? ऐसा नहीं, क्या लगा? बटेर में कड़कनाथ आपको भी क्या है ना लगा? सर हमारे पास। अच्छा अच्छा। कड़कनाथ भी साथ में है और देसी भी साथ में है, अच्छा मुर्गी में। और साथ में बटेर भी हमने रखे एक साथ पे इसको अच्छा। हमने। तो बटेर में आपको ऐसा क्या नजर आया कि इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं? बटेर में सर एक तो मोटिलिटी 0% है, उसमें कोई अच्छा। मेंटेनेंस है ही नहीं, जी। है ना। दूसरा फिर वो अपना लो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम उसमें, डिमांड बहुत बटेर की यहाँ। अच्छा अच्छा। डिमांड मतलब थी तो नहीं, लेकिन अब हम बना दिए डिमांड। यहाँ अच्छा लोगों उसको जाने लगे। पहले यहाँ कोई जानता नहीं था बटेर को, अच्छा। लेकिन अच्छा अब लोग आगे यहाँ जानने लगे। तो अच्छा। बिकता है आराम से और तैयार भी हो जाता है 35 दिन में, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता वो। अच्छा मुर्गी में हमको 4 महीने 4.5 महीने लगता है 1 किलो साइज लाने में, अच्छा। अच्छा कड़कनाथ को या देसी को लाने में। लेकिन बटेर में हमको 35 से 40 दिन इसको हम सेल कर देते हैं। अच्छा। हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी क्या प्रोसेस क्या रहती है, मतलब उसकी ओपनिंग से लेके, शुरुआत से लेके उसके बड़े होने तक और फिर उसकी मार्केटिंग तक, उसका पूरा एक सफ़र का संक्षिप्त थोड़ा सा बताइए आप। ओपनिंग सर, जैसे बर्ड कोई भी अंडा देता है, अंडे से चूजा निकालते हैं, हम्म, है ना। चूजा निकालने के बाद में फिर उसको जैसे मुर्गी जैसे या कोई भी पक्षी अंडे देने के बाद में चूजा निकलता है उसका। तो बटेर में भी वही प्रोसेस होती है अपना। चूजा निकलेगा, उसको थोड़ा बड़ा होगा, 35 से 30 दिन बड़ा हो जाता है। स्टार्टिंग में उसको टेम्परेचर देना पड़ता है हमको, हम्म, क्योंकि हम लोग बल्क में करते हैं ना। हम लोग अच्छा। 1000 2000 4000 बच्चे निकालते हैं, जी। उनको टेम्परेचर दे के बड़ा करते हैं उनको। तो 38 डिग्री टेम्परेचर स्टार्टिंग में रखते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते करते 30 डिग्री तक वो तैयार हो जाता है। फिर उसको मतलब 10 दिन तक हमको उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। कुल मिला के चाहे लाइट से दो, चाहे गैस से दो, कुछ से दो आप, वो अच्छा देना होता है। इसके बाद फिर उसको नॉर्मल, फिर वो कहीं भी रख सकते हैं उसको आप अपन। अच्छा। अच्छा। जी। तो ये चूज़े आप लेके आते हैं कि आप यहीं मशीन से खुद का तैयार प्रोडक्शन है करते मेरे पास, खुद मशीन है मेरे पास में। अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग मैंने खुद से किया था, लेकिन धीरे धीरे अब सब मशीनें बना लिया उसकी मैंने। अच्छा अच्छा। तो एक बार में मशीन में कितने चूजे एक बार में तैयार हो जाते हैं?
वो सर मेरे पास में जो भी मशीन है इस पे 10,000 बच्चा हम निकाल सकते हैं एक साथ। अच्छा। हाँ। और 10,000 बच्चे निकालने में आपको करीब कितना समय लगता होगा? 17 दिन सर, 16 से 17 दिन लगता है। 16 दिन अंडे रखने पड़ता है मशीन के अंदर इसको। अच्छा अच्छा। उसकी प्रोसेस क्या रहती है, मतलब कैसे आप अंडे कैसे रखते हैं, कैसे उनको लाते हैं? अंडे तो हैचरी में रखते हैं ना उसको। मुझे अच्छा। बटेर जो हम अभी आप देखेंगे बटेर हमारे पास रखा है, ये रोज अंडे देती हैं, अंडे इकट्ठा कर लेते हैं, 5 दिन 7 दिन का अंडा मशीन अच्छा, के अंदर इन्हीं रख देते बटेर के अंडे हैं। आप इन्हीं बटेर के अंडे मशीन में रखते रखते हैं? बिल्कुल। फिर वो कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? 16 दिन में। 16 दिन 16 दिन में 17 16 17 दिन 15 17 16 दिन में दिन। चिक्स निकल जाता है उसका बाहर। अच्छा, फिर उनका क्या करते हैं आप? चिक्स को बाहर निकाल के उसको ब्रूडिंग में रखते हैं। तो आपने अभी हमें बताया कि इसके आपने चूजे तैयार किए। अब वो जी। चूजे तैयार करने के बाद जो चुनौती होती है इन चूजों को हाँ। बड़ा प्रॉपर मेंटेन करना, वो कैसे आप करते हैं? वो सर उनको ब्रूडिंग करना पड़ता है ना उसकी। बस ब्रूडिंग मतलब ये कि इसको हम लोग जैसे जो हम करते हैं, हम एक टीन के रिंग में अच्छा। और उसके अंदर हम लोग उसको बच्चे रखते हैं वहाँ पे। वहाँ उनको खाने का आइटम रखेंगे, पीने का आइटम रखेंगे, उनको पानी रखेंगे पीने के लिए। और प्लस साथ में वो ऊपर से हम लोग टेम्परेचर देते हैं उसको। तो टेम्परेचर लाइट मतलब जो अपना नॉर्मल बल्ब से दे देते हैं हम लोग। कुछ अगर बिजली बन रही तो फिर गैस के ब्रूडर चलाते हैं उसके ऊपर। तो वहाँ 38 डिग्री टेम्परेचर उसको देना पड़ता है कुल मिला के। जी तो 38 डिग्री, अब जैसे मान लो गर्मी में आप कर रहे हैं ये, जी। तो वो तो नेचुरल टेम्परेचर मिल जाता होगा इतना? सेट के अंदर से उतना नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हम लोग लगा के रखे हैं हम लोग पूरा मीटर वहाँ पे। उस हिसाब से हम लोग कम ज़्यादा करते रहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चूंकि आपने बटेर पालन ये शुरू किया है, जी। इसमें इनकम के साधन क्या हैं और वो कैसे आप हासिल कर पाते हैं? देखिए सर, एक नॉर्मल जैसे मेरे पास में खुद का चिक्स का प्रोडक्शन है तो मेरे को तो वो चिक्स लेना नहीं पड़ता। लेकिन कोई नॉर्मल कोई फार्मर अगर करना चाहेगा तो उसके मतलब चिक्स 15 रुपये में अवेलेबल है हमारे पास में। और वो उसको हम लोग जो फीड देते हैं वो 50 रुपये केजी का फीड आएगा उसको। मतलब जो ब्रायलर मुर्गी या कॉकरेल को देते हैं ना, प्री स्टार्टर वो देता है, वो थोड़ा बारीक दाना होता है वो देते हैं। तो वो 500 ग्राम मतलब आधा किलो फीड में एक बच्चा तैयार हो जाता है, बटर एडल्ट हो जाता है उतने में वो। आधा किलो में? फिर वो बच्चा कितने में सेल हो पाता है, कितनी कीमत मिल पाती है उसकी? हमारे पास 80 रुपये पर पीस का रेट है सर। अच्छा है ना? और तो उसका वेट कितना होता होगा? 180 ग्राम से 200 ग्राम, 220 ग्राम पे तक ही जाता है, लेकिन 180 ग्राम से 200 ग्राम स्टैंडर्ड साइज है। जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, चूँकि कोई भी बिजनेस हो, जब तक उसका अर्निंग उतनी नहीं होती तो बिजनेस सफल माना जाता नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं लगती हैं ताकि नए किसान इसकी ओर प्रेरित हो सकें? 50% का काम है सर। 35 से 40 दिन में 50% पैसा लगा, 50% पैसा बच गया तो इससे बुरा और क्या? मतलब इससे अच्छा और मतलब और क्या चाहिए आपको? मतलब बुरा कहाँ से कहाँ तक है बताइए ना आप ही। अच्छा, ये क्या छिंदवाड़ा में पहली बार हुआ ये बटेर पालन? हाँ, छिंदवाड़ा में सर पहली बार मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे। बाकी मेरे पास से कुछ किसान लोग जुड़े हैं जो मेरे पास से चूजा ले जाके और उन लोग तैयार करके फिर मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा, कृषि विभाग या सरकार की तरफ से आपको क्या इसमें मदद मिली? अभी सर कोई प्रोत्साहन नहीं मिला अभी तो। मतलब कोई ऐसा मदद नहीं है। बैंक जाते हैं फाइनेंस के लिए तो बैंक वाले तो सीधा भगा देते हैं। लाइव पोल्ट्री में फाइनेंस ही नहीं करते। नहीं, कृषि विभाग की कई सारी योजनाएं, उन योजनाओं के तहत कुछ फाइनेंस या अभी कुछ? सर मैंने अप्लाई नहीं किया और देखेंगे आगे कुछ मिलेगी तो करेंगे अच्छी सी। अच्छा, नए लोग इसमें आए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए लोग के लिए सर यही है कि अपना खुद का व्यवसाय है, समझ के काम करें तो बढ़िया अर्निंग हो सकती है इसमें। नहीं, व्यवसाय तो हर आदमी अपना करना चाह रहा है, लेकिन ये कि व्यवसाय आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत बड़ा चैलेंज हो पाता है। अच्छे मार्केटिंग तो सर ऐसा देखो, पूरे इंडिया में 95% लोग नॉनवेज खाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मार्केटिंग बेचने का तो कोई सवाल नहीं उठता। बस आपको एडवर्टाइजमेंट आप किस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कर पा रहे हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक व्हाट्सअप सब चीज़ जगह पे अपनी ऐड करो तो आराम से बिकता है। डिमांड तो अभी हम यहाँ बैठे हम यहाँ पे हम इतना प्रोडक्शन करने के बाद भी हम पूरा नहीं पाते। हमारे पास माल अवेलेबल नहीं बेचने के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया।
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो डेहरिया साहब, आपने हमें बटेर पालन के बारे में बताया है। अब आपकी एक और जो सेकंड जो कड़कनाथ का आप यहाँ कर रहे हैं फार्मिंग, उसके बारे में हमें आप थोड़ा विस्तार से बताइए। कड़कनाथ सर, कड़कनाथ तो अपना आज की डेट में इंडिया में फेमस ही है वो तो, लेकिन हमने भी कड़कनाथ से स्टार्ट किए थे। तो हमको कड़कनाथ में मतलब वो 50, मैंने पहले बताया आपको 50 चूजे से मैंने स्टार्ट किया था। आज इतना बड़ा सेटअप बना दिया। सेटअप के लिए सर देखो, कुंडला के पोल्ट्री के लिए तो कुछ लोग बैकयार्ड भी रखते हैं, पीछे घर के पीछे ही छोटा सा सेट बना के कर सकते हैं। कुछ लोग बड़ा लेवल में भी, जैसे कमर्शियल लेवल में करना तो बड़ा भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और कड़कनाथ में जो है कि अपना चिक्स, जैसे जो मुर्गियाँ हो गई, मुर्गियाँ मैंने अंडा देना शुरू किया। अंडे को आपने रखे, उसको या तो मुर्गी भी फोड़ लेती है। हम लोग के पास में हैचरी मशीन है, तो हम लोग मशीन से बच्चों जगह निकालते हैं।
तो मुर्गी कड़कनाथ का अंडा मतलब 21 दिन में उसको रखना पड़ता है हैचरी में। उसके बाद में 21 दिन उसका अपना चूजा निकलता है। फिर उसको हम लोग वही ब्रूडिंग करते हैं, टेम्परेचर देते हैं उसको भी। तो उसको कम से कम हम लोग को 12 से 15 दिन तक उसको हम टेम्परेचर देते हैं। तो उसमें कड़कनाथ में थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा। जैसे बटेर में 38 डिग्री रहता है, इसमें 32 डिग्री में काम हो जाता है, क्योंकि ये चिक्स बड़ा होता है। बटेर का जो बच्चा होता है वो 5 से 7 ग्राम का होता है, ये अपना 35 से 40 ग्राम का चिक्स निकलता है इसका। तो उसको भाई हम ब्रूडिंग करते हैं। और शुरू में स्टार्टिंग में जो अपना हाई प्रोटीन फीड जो ब्रायलर का प्री स्टार्टर होता है वो देना होता है इनको। तो एक चिक्स को हम 150 ग्राम देते हैं, जो प्री स्टार्टर होता है वो देते हैं एक चिक्स को। एक चिक्स को हम लोग, एक जो चूजा होता है उसको 150 ग्राम प्री स्टार्टर देते हैं। तो वो थोड़ी फास्ट ग्रो करता है अच्छी। वो स्टार्टर में क्या होता है? प्री स्टार्टर थोड़ा वो फीड जो होता है बारीक, मतलब हाई प्रोटीन का होता है, उसमें सोया डीओसी वगैरह सब लगती है उसमें। तो वो एक्चुअली हम लोग वो तो हम लोग मार्केट से परचेस करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बनाती हैं उसको, वहाँ से हम लोग लेते हैं उनको। तो वो उसको हम देते हैं एक चिक्स को 150 ग्राम, मतलब टोटल डे 1 से लेके आप कह सकते हैं कि 20-21 दिन में 150 ग्राम पे वो उठा लेता है फीड उतना। उसके बाद में फिर उसको फिर हम लोग मक्का जो घर में होता है हमारे यहाँ, मक्का में फिर हम लोग उसको ब्रायलर का कंसल्टेंट जो होता है, जैसे ब्रायलर वाले उन लोग 50% मिलाते हैं मक्का और 50% कंसल्टेंट, लेकिन हम लोग उसको 2 क्विंटल मक्का में 50 किलो कंसल्टेंट देते हैं। प्रोटीन और कैल्शियम सब इनको देने इनकी आवश्यकता होती है, जो देना पड़ता है इनको, लेकिन इनको स्लो प्रोटीन दे के तैयार करते हैं हम लोग। तो एक बर्ड कड़कनाथ का मतलब शुरू से डे 1 से लेके एडल्ट होते तक 1.25 किलो 1.5 किलो होते तक के 4.5 से 5 किलो फीड दाना खाता है वो। कितने दिन की जो आपने ड्यूरेशन बताया? 17 दिन? नहीं, 17 दिन तो सर बटेर का हो गया जी। कड़कनाथ का चिक्स का जो होता है ना, अंडा हम जैसे हैचरी में रखते हैं उस दिन से लेके बड़ा होते तक उसको उसमें चिक्स जो है एक उसका अंडा से चिक्स जो है 21 दिन में निकलता है। तो ये 21 दिन की डाइट है उनकी, ये जो आपने बताई? ये सर जैसे चिक्स निकलता है उसके बाद में डे होल्ड से देना पड़ता है प्री स्टार्टर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, जब चिक्स इनके निकलते हैं, अब उनको प्रिजर्व करना, फिर उनको रखना, फिर जो आप बता रहे हैं वो टेम्परेचर उतना मेंटेन करना, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या कभी टेम्परेचर लो हो जाए, तो इसका बैलेंस कैसे बनाते हैं? सर ज़्यादा तो खैर नहीं होता, हम लोग आजकल तो सब सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हैं, आप अपने सेटअप में लगा सकते हैं। वो तो अगर बल्क में कर रहे हैं आप तो सब कुछ लगाना पड़ता है। अगर 100-200 बच्चा कोई अगर ब्रूडिंग करता है तो उसमें नॉर्मल 2 बल्ब लगा दो, 200 वाट के। अपने एक 4 फीट का एक स्क्वायर का रिंग का बना लीजिए, चाहे खड्डे का बना लो, चाहे वो अपने कपड़े का बना लो, चाहे टीन का बना लो, उसके अंदर रख के 2 बल्ब लगा दो, 200 वाट के, बस हो गया। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, अगर चिक्स को ठंड लग रही है, मतलब ब्रूडिंग का टाइम इंपॉर्टेंट बात ये होती है जो हम लोग केयर करते हैं। अगर उस चूजे को अगर ठंड लग रही है तो वो चूजा पूरा इकट्ठा एक दूसरे से चिपकेगा, पूरा सिकुड़ेगा। अगर टोटल अगर उस अपना रिंग के अंदर में या घेरे के अंदर में फ्री घूम रहा है तो समझ लो कि वो उसको टेम्परेचर ये नॉर्मल है, मतलब उसको जरूरत नहीं है ज़्यादा टेम्परेचर देने की। मतलब घूम रहा है तो स्वस्थ है वो? हाँ, घूम रहा है तो स्वस्थ है वो। अगर थोड़ा सा चिपक रहा है इकट्ठा तो उस समय समझो उसको और टेम्परेचर जरूरत है, फिर टेम्परेचर आप काहे से बढ़ा सकते हैं। डेहरिया साहब, एक सवाल जरूर मैं आपसे करूंगा, चूंकि आप वर्ड ये कर रहे हैं, चूजों में और इनमें बीमारियों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो इनका वैक्सीनेशन हो और ये बीमारी से बचे रहें, इसके लिए आप क्या करते हैं? सर जैसे चिक्स निकलता है पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक हम लोग इनका वैक्सीन होता है वो करते हैं। तो पहला वैक्सीन जो गम्मो रोग B1 का होता है उनको उसको पहले 7 दिन में करते हैं उसको हम। उसके बाद फिर नेक्स्ट 7 दिन 14 दिन जब हो जाता है तो हम सेकंड वैक्सीन करते हैं, अपना गम्मो रोग नाम से आता है वो। और तीसरा जो होता है लसोटा, वो 21 दिन, मतलब 7 दिन का ड्यूरेशन हम लोग वैक्सीन करते हैं। तो इसमें तो प्रॉपर सब वैक्सीनेट हो जाता है तो नॉर्मल बीमारी नहीं आती। अगर आ भी गई तो फिर कुछ मेडिसिन जैसे सर्दी जुकाम उनको नॉर्मल कुछ होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह है तो बहुत कम मात्रा में देने में भी ठीक हो जाते हैं। ये तो सर्दी जुकाम होता है इनको? हाँ होता ना सर, बिल्कुल। इनका गले से आवाज़ आने लगती है घर घर करके। डेहरिया जी, आपने बहुत एक नया व्यवसाय लोगों को दिया है, किसानों को दिया, और नई संभावना के नए द्वार आपने खोले, खास तौर पर छिंदवाड़ा में। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और जैसा कि आपने बताया ये कम इनकम में ज़्यादा मुनाफे का धंधा है। हम और भी किसानों से उम्मीद करते हैं कि वो नए किसान इस क्षेत्र में आएंगे और इस क्षेत्र में हाथ आजमा के लाभ कमाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज क्या खास है कृषि समाचारों में। 550 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई पूरी। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कम बारिश। शीघ्र कराएं खरीफ फसल बीमा।
बेसहारा गोवंश शासन की प्राथमिकता और सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में मानसूनी बारिश की सक्रियता बढ़ते ही खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते देश के अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों की बुवाई सुधरी है। अब तक देश भर में 550 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई हुई है, जो कि समान अवधि में गत वर्ष की बुवाई से थोड़ी कम है। सबसे अधिक अरहर की बुवाई पर असर पड़ा है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में कम बारिश होने से अरहर की बुवाई पिछले साल से 42% पीछे चल रही है। खरीफ की सभी दलहनों की बुवाई 16% पीछे है। सोयाबीन की बुवाई 80 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 93 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया था। सोयाबीन की बुवाई 15% कम हुई है। इस वर्ष धान की बुवाई भी 10% पीछे चल रही है। अब तक 105 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई एवं रोपाई हुई है, जबकि पिछले साल अब तक 115 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। तिलहनी फसलों की बुवाई 10% कम हुई है। मूंग की बुवाई 6% गत वर्ष से अधिक हुई है। मोटे अनाजों की बुवाई समान अवधि में पिछले साल से 16% बढ़ी है। ज्वार की बुवाई 9 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो कि समान अवधि में पिछले साल की बुवाई से 26% अधिक है। बाजरा 44% ज़्यादा बोया गया है। मानसूनी सीजन का 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कम बारिश हुई है। ये जिले अधिकतर विंध्य क्षेत्र के हैं, जहां सामान्य से 38% तक कम पानी गिरा है। सामान्य वर्षा वाले जिलों की संख्या 19 है, जबकि 14 जिलों में सामान्य से अधिक पानी गिरा है। प्रदेश में मानसून का प्रवेश तो धमाकेदार हुआ, लेकिन बारिश का वितरण सामान्य नहीं रहा। कहीं तेज तो कहीं अभी भी अच्छी बारिश की दरकार है। नीमच, शाजापुर, मुरैना, इंदौर, भिंड, निवाड़ी, नरसिंहपुर एवं सिवनी ऐसे जिले हैं जहां 50 से 106% ज़्यादा बारिश हुई है। सबसे अधिक भिंड में 117% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। पिछले साल की तरह इस साल भी विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में सामान्य से 38% तक कम बारिश हुई है। टीकमगढ़ में 30%, दमोह में 18% एवं बालाघाट में सामान्य से 13% कम बारिश हुई है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों का बीमा किया जा रहा है। अधिसूचित फसलें धान, सिंचित एवं असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, कपास एवं कोदो कुटकी हैं। खरीफ फसलों का बीमा करवाने हेतु किसान भाई सहकारी समिति, बैंक की निकटतम शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा पोर्टल, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप एवं भारतीय कृषि बीमा कंपनी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई आधार कार्ड की प्रति, भूमि का खसरा नक्शा एवं बैंक पासबुक के साथ संपर्क करें। किसानों द्वारा देय फसल की अधिकतम प्रीमियम खरीफ के लिए 2% है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि सोयाबीन बोवनी का कार्य किसानों द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है। सोयाबीन फसल में अधिकतम उत्पादन के लिए फसल को 30 से 45 दिन की क्रांतिक अवस्था तक खरपतवार रहित रखें। इस हेतु फसल उगने के पश्चात डोरे कुल पे चलाएं। रासायनिक विधि में खरपतवार नियंत्रण हेतु आवश्यकता और समय के अनुकूल खरपतवार नाशी दवाओं का चयन कर सकते हैं। इसके लिए बोवनी के पूर्व उपयोगी पीपीआई फ्लूक्लोरेलीन 2.25 लीटर प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बोवनी के तुरंत बाद पीआई मेटा क्लोर 2 लीटर प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं। 15 से 20 दिन की फसल में उपयोगी इमेजा थाइपर 1 लीटर प्रति हेक्टेयर उपयोग की सिफारिश की गई है। 10 से 15 दिन की फसल में उपयोगी क्लोरीम्यूरान इथाइल 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।